welcome to my YouTube channel Learn and Grow with Priya. So welcome to part number 2 of chapter 1. Part 1 of chapter 1 we have already discussed, in which we have discussed history of trade and commerce, about indigenous banking system, Indian subcontinents, export and imports, role of Indian subcontinents, and how India began to re-industrialize some major trade centers, and also Make in India. So all these topics we have already discussed in our part 1 of chapter 1. अगर आपको इन सब के डिटेल वीडियो चाहिए, so go through part 1 of chapter 1 of my channel. So let's start with the part 2. Let's start with the first topic, human activities. Now we as a human perform so many activities in our daily life. हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए. हम डिफरेंट प्रोफेशंस जो हैं, डिफरेंट वर्क्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं. सो ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन सिंपल लैंग्वेज, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग, जो भी काम ह्यूमन बीइंग करता है अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज़. सो human activities are activities performed by human beings are known as human activities. Simply the activities those are performed by human beings are known as human activities, and human activities are further divided into two types. अब कुछ एक्टिविटीज ह्यूमन जो है वो अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करता है, कुछ वो अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है. सो इस बेसिस पे ह्यूमन एक्टिविटीज को दो टाइप में डिवाइड किया गया है. सो first one is economic activities and second one is non-economic activities. So from name itself it is very clear that economic activities कौन सी होंगी जो डेफिनेटली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगी, जिनका एक्शन जो है वो रिजल्ट करेगा इकोनॉमी को, हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा. तो इकोनॉमी को डेफिनेटली वही एक्टिविटीज अफेक्ट कर सकती है जो मॉनेटरी वैल्यू के रिगार्ड, मॉनेटरी वैल्यू हो जिनकी कोई, जो मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हो. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय पीपल टू अर्न मनी. पैसा अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं दैट आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक दैट मीन्स उसमें इकोनॉमिक पैसे की कोई कंडीशन नहीं है. So non-economic activities are activities performed by people for psychological satisfaction. अपने मन की, अपने दिल की तसल्ली के लिए, मन की शांति के लिए, psychological satisfaction के लिए जो activities perform की जाती है, all those activities are known as non-economic activities. अब example, एक ही example को हम दोनों में conclude कर सकते हैं. If me as a teacher I am giving my services फॉर मनी, किसी इंस्टीट्यूट में वर्क कर रही हूँ, किसी कॉलेज में वर्क कर रही हूँ, मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ एज ए टीचर टू अर्न सम मनी, पैसों के लिए. सो दैट सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और सेम इफ आई एम टीचिंग टू माई ओन चिल्ड्रन, या मैं किसी को अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए विदाउट एनी मनी, किसी मनी के लालच के बिना अगर मैं टीच कर रही हूँ, दैट एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो हियर वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टीचर. इफ अ टीचर इज वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में अपनी सर्विसेज एंटर कर रही है और इन रिटर्न उसकी कुछ सैलरी उसको मिल रही है, दैट इज एन पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेम टीचर अगर टीचिंग टू देयर चिल्ड्रन, टीचिंग टू हर चाइल्ड, अपने चाइल्ड को वो टीच कर रही है, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वो अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए वो काम कर रही है. सेम इफ अ डॉक्टर इज रेंडरिंग सर्विसेज टू एन इंस्टीट्यूशन, किसी हॉस्पिटल में वो वर्क कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट
is a part of, is an example of economic activity. But सेम डॉक्टर अगर वो सर्विसेज किसको रेंडर कर रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर को या किसी ऐसे पर्सन को विदाउट एनी मनी, किसी मनी पर्पस के बिना, सो दैट सर्विसेज आर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं. नॉन इकोनॉमिक में हो सकती है चैरिटी, अगर हम दान कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. So these are economic, and this is all about economic and non-economic activity. Now, economic activities are further classified into 3 types. Economic activities को 3 types में divide किया गया है: business, profession and employment. So business क्या है? Business is simply an economic activity, type of economic activity which is concerned with production, purchase, sale and distribution of goods and services. So goods and services के रिगार्डिंग, उसकी परचेज, उसकी सेल, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाएंगी, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नोन एज बिजनेस. So business, it refers to those economic activities which involve production, purchase, sale or distribution of goods and services. Next one is profession. Profession में क्या रहता है? We need a special skills, special knowledge is required. एक प्रोफेशनल जो है, me if I'm teaching, I'm a teacher, मुझे टीच करने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, मुझे स्किल्स चाहिए. अगर मैं कॉमर्स टीच कर रही हूँ, मेरे पास उस चीज़ की प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, उसकी स्किल्स होनी चाहिए. मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाऊंगी, रिक्रूट किया जाएगा मुझे, तो वो मेरा सीवी देखेंगे, उसमें देखेंगे कि मेरी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, मैंने कॉमर्स के रिगार्डिंग क्या स्टडी की है, क्या नॉलेज है मेरे पास, क्या मेरे पास वो स्पेशलाइज स्किल है कि मैं वो सर्विसेज रेंडर कर सकती हूँ या नहीं. सो वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज जब आपका देखा जाता है, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन. प्रोफेशन में क्या है? दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल. जब आपकी स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स के बिहाफ पे आप जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नोन एज प्रोफेशन. एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? जब आप किसी के अंडर काम करें. अब आप बोल सकते हैं कि प्रोफेशन में भी आप किसी के अंडर काम करें. मी एज अ टीचर, आई एम वर्किंग, मैं एक इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हूँ, डेफिनेटली मेरे ऊपर बॉस होंगे. एम्प्लॉयमेंट में भी हम किसी के अंडर काम करते हैं, बट द डिफरेंस इज प्रोफेशन में हम मेंटल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट में हम फिजिकली इन्वॉल्व रहते हैं. लेबर जो है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लेबर जो है वो एम्प्लॉयड रहती है, और प्रोफेशन में जो है वो स्किल्ड पर्सन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले जो पर्सन है, दैट इज पार्ट ऑफ प्रोफेशन. दिस इज द मेन डिफरेंस. तो एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है? दिस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसमें भी हम पैसों के लिए, कुछ रिटर्न के लिए काम करते हैं, इन विच एन इंडिविजुअल वर्क फॉर अनदर पर्सन. तो अब हम यहाँ पे बिजनेस में भी हम किसी जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसकी रिटर्न हमें, जिसके बदले में हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. तो बिजनेस जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके बदले में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? प्रॉफिट. जब कोई पर्सन बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, बिजनेस करता है, तो इन रिटर्न उसको वो एक्सपेक्ट करता है प्रॉफिट. प्रोफेशन में जब हम किसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, तो इन रिटर्न हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं सैलरी. सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स दैट रिटर्न्स वी एक्सपेक्टेड. तो अलग अलग नाम दिए गए हैं उनको इन एक्टिविटीज में जो रिटर्न करता है एक इंडिविजुअल, रिटर्न एक्सपेक्ट करता है एक इंडिविजुअल. एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयड जब एक एम्प्लॉय है वो क्या एक्सपेक्ट करता है इन रिटर्न? रेम्यूनरेशन. Now some points of distinction between business, profession and employment. So ये तीनों जो टाइप्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, ये तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करती हैं, कैसे डिस्टिंक्ट हैं. So here is the first point, commencement. Commencement मतलब स्टार्ट करना, commence करना. So
हाउ द बिजनेस इज टू बी स्टार्टेड, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ने डिसीजन लिया, द बिजनेसमैन कौन, द पर्सन हु वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, इफ आई वांट टू स्टार्ट द बिजनेस सो आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी विद मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। सो बिजनेस को कैसे कमेंस किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर, जैसे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन डिसीजन लेगा वो बिजनेस को स्टार्ट कर देगा। तो प्रोफेशन को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट। मैं अपना टीचिंग प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ बट मेरे पास उसके लिए एक स्पेसिफिक कोर्स होना चाहिए, मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद मेरे पास उसकी डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो मैं प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, बाय एंटरिंग इनटू द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट साइन होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, एग्रीमेंट साइन करने के बाद मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हूँ एम्प्लॉयमेंट में। पॉइंट 2 इज क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, अभी तक ऐसी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है जो एक बिजनेसमैन को रिक्वायर्ड है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो प्रोफेशन है ही एक स्किल्ड डिग्री, एक स्किल नॉलेज के बेसिस पे, सो इसके लिए हमें एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ जॉब, किस लेवल पे जो पर्सन को हायर किया जा रहा है उस लेवल के बेसिस पे जो है उसकी डिग्री देखी जाती है, उसका क्वालिफिकेशन देखी जाती है। पॉइंट 3 इज इन्वेस्टमेंट, अब क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को स्टार्ट करना है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस में उसको बोला जाता है कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डिपेंड करता है स्केल ऑफ बिजनेस, बिजनेस का स्केल दैट मीन्स साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या साइज है, अगर बिजनेस छोटा है स्मॉल स्केल बिजनेस है तो लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कम पैसे की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगी, अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो लार्ज इन्वेस्टमेंट की, लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन अ प्रोफेशन, प्रोफेशन में एक लिमिटेड कैपिटल चाहिए, अपनी डिग्री कंप्लीट की, हमने उतना इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैं अपने प्रोफेशन में जो है वो एम्प्लॉयड हो जाऊंगी, मुझे बहुत ज्यादा कैपिटल की, बहुत बड़ी अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोफेशन में, एंड नॉट इवन इन एम्प्लॉयमेंट, मैंने एग्रीमेंट साइन किया, मैंने एक एम्प्लॉयर के अंदर जो है अंडर काम करना शुरू किया, इसलिए मुझे बहुत बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड। पॉइंट 4 इज रिस्क, नाउ हाउ मच रिस्क इज इन्वॉल्व इन अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, तो बिजनेस में जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, जितना ज्यादा रिस्क होगा बिजनेस में उतना ज्यादा बिजनेस एक प्रॉफिट अर्न करेगा। बिजनेस में जो है ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के चांसेस रहते हैं, बिकॉज मार्केट का पता नहीं है, मार्केट कब अप जाएगी कब डाउन जाएगी, क्या ट्रेंड आएगा, कंज्यूमर जो है वो किस लेवल का जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्ट करेंगे, तो हमेशा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जो है बिजनेस में वो इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट इज लिटिल रिस्क इन अ प्रोफेशन, इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता है लेकिन रिस्क रहता है कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया, हमने अपने अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन हमने कुछ नहीं किया, अगर कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो हमारे टर्मिनेशन के चांसेस, जो रिमूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, इतना रिस्क जो है वो प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं रहता, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया, मैं आउट, तो इसमें हमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहता। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट यहाँ पे वो जो बैंक में मनी डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट हमारा मतलब वो इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ एसेट, जो हमारे पास एसेट है उसका टाइटल क्या हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सो बिजनेस में इट्स
पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस को सेल कर सकती हूँ, उसका पोसेशन किसी और पर्सन को दे सकती हूँ। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल विद लीगल फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन होगा, लीगल वर्क होगा, मैं अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर दूंगी। इन प्रोफेशन नॉट पॉसिबल, मैंने पढ़ाई की है, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मेरे पास स्किल एंड नॉलेज है, मैं अपनी स्किल एंड नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर सकती। एंड नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं है कि आज मैं काम पे आई हूँ तो कल मेरी सिस्टर या मेरी ब्रदर ज्वाइन करेगी, मेरा जो टाइटल है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ बिजनेस में पॉसिबल है विद सम लीगल फॉर्मेलिटीज, ना ही प्रोफेशन में इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही एम्प्लॉयमेंट में। इंटरेस्ट मीन्स द टाइटल, नॉट द इंटरेस्ट मीन्स द टाइटल। हम जो टाइटल है वो बिजनेस में ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में नहीं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट 6, मेन ऑब्जेक्टिव। So what is the main objective to form a business? बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस क्यों स्टार्ट किया जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। What is the main objective of a profession? प्रोफेशन का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोवाइड सर्विसेज, अपनी बेटर सर्विसेज रेंडर करना। एंड एम्प्लॉयमेंट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? टू अर्न इनकम बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉय को जितना अच्छे से सेटिस्फाई करेंगे उतनी अच्छी जो है अपनी इनकम अर्न कर सकता है। देन कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो बिजनेस के लिए नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट। अभी तक ऐसा कोई गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं किया है बिजनेस के लिए कि ये सेट रूल ऑफ रेगुलेशंस हैं, इनके ऊपर ही, इनके अकॉर्डिंग ही बिजनेस जो है वो वर्क करेगा। तो अभी तक कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब रूल एंड रेगुलेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। नेक्स्ट वन इज फॉर प्रोफेशन देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशन के लिए प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन बना है, लाइक डॉक्टर्स के लिए, एक टीचर्स के लिए, सबके लिए एक जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस हैं दैट हाउ दे विल वर्क, कितने टाइम का उनका वर्किंग रहेगा, किस वे में, क्या स्टेप बाय स्टेप किस वे में वो जो है वो वर्कआउट करेंगे। तो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है, किस तरह उनकी जो है ज्वाइनिंग होगी, किस तरह उनका वर्किंग प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो है एक प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट है प्रोफेशन के लिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या रहेगा कोड ऑफ कंडक्ट? द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ फॉर्म होती है, तो जो भी कंडीशंस लिखी होंगी कि कैसे वर्क करेगा एम्प्लॉय एक एग्रीमेंट में, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसको फॉलो करके चलेगा। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ वर्क। किस तरह का काम परफॉर्म किया जाएगा? बिजनेस में क्या परफॉर्म किया जाता है? प्रोडक्शन होती है, गुड्स परचेज किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं, एंड गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, बाय और सेल किया जाता है। दिस इज द ओनली मोटिव ऑफ बिजनेस। सो प्रोफेशन क्या वर्क है? रेंडरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। पर्सनलाइज्ड सर्विसेज एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। पर्सनलाइज्ड मीन्स कि जो पर्सन है पर्सनली सर्विसेज रेंडर करेगा, उसकी जगह कोई और नहीं। एंड स्पेशलाइज्ड जिस फील्ड में वो स्पेशलाइज है, डॉक्टर हैं तो MBBS जो है वो अपनी उसके अकॉर्डिंग, BDS उसके अपने अकॉर्डिंग जो है वो सर्विसेज रेंडर करेंगे। तो अपनी अपनी स्किल्स के बेसिस पे, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे जो है वो सर्विसेज रेंडर की जाएंगी। इन टीचिंग प्रोफेशन में कॉमर्स का टीचर अपनी सर्विसेज रेंडर करेगा, मेडिकल का अपनी, नॉन मेडिकल का अपनी। तो स्पेशलाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड जो है सर्विसेज रेंडर की जाती है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? परफॉर्म द वर्क बाय असाइनमेंट दैट वाज असाइन्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो जो बॉस रहता है उसको एम्प्लॉयर बोला जाता है, और जो काम करता है अंडर एम्प्लॉय वो जो है वो अपना वर्क परफॉर्म करेगा जैसे उसके एम्प्लॉयर ने उसको असाइन किया, जैसे एम्प्लॉयर उसको गाइड करेगा उस वे में जो है एम्प्लॉय वर्क करेगा। दिस इज नेचर ऑफ वर्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लास्ट वन इज रिवॉर्ड। अब बिजनेस को क्या रिवॉर्ड मिलता है एट लास्ट?
profit. Business always earn profit, or there may be chances of loss also, but the reward means positivity, positivity means profit. तो business हमेशा expect करता है profit. तो profession में फीस दी जाती है, डॉक्टर्स को सैलरी दी जाती है, एज अ रिवॉर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट में रेम्यूनरेशन और वेजेस दी जाती है. दैट मीन्स रेम्यूनरेशन मीन्स जो हम आर्ली बेसिस पे जो है आवर्स के बेसिस पे काम करते हैं वर्कर्स, वीकली बेसिस पे काम करते हैं वर्कर, उनको रेम्यूनरेशन और वेजेस पे दी जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. Next topic is difference between economic and non-economic activities. So economic activities non-economic activities से कैसे अलग हैं? Some points of difference. So first one is motive. अब economic activities का क्या motive है? Very simple and clear. The motive is to earn money. पैसा कमाना जो है वो economic activities का main motive है. And for non-economic activities, social और psychological motive, social और psychological motive है. economic non-economic activities का psychological satisfaction जो है वो required है. non-economic activities में उनका पैसा कमाने का कोई भी motive नहीं होता है. नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशंस. क्या एक्सपेक्ट किया जाता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं? तो एक्सपेक्ट किया जाता है मनी इनकम. मैं कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेंडर कर रही हूँ, सो मैं एक्सपेक्ट करूंगी रिटर्न. इन रिटर्न मैं कुछ मनी वर्थ जो है वो एक्सपेक्ट करूंगी. एंड फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मनी वर्थ की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, जस्ट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इज रिक्वायर्ड. द होल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज बेस्ड ऑन मनी एंड नॉन इकोनॉमिक इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. तो वही चीजें आपको हर पॉइंट में मिलेंगी, जस्ट कुछ थोड़ा माइनर सा डिफरेंस जो है वो बताया गया है पॉइंट्स में. सो थर्ड वन इज पर्पस. अगेन क्या पर्पस रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का? वेल्थ क्रिएट करना, पैसे इकट्ठा करना. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अगेन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. फोर्थ वन इज आउटकम. अब क्या रिटर्न रहते हैं? एक्टिविटीज जब परफॉर्म की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब परफॉर्म की जाती है तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है जैसे बिजनेस में. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस लिए परफॉर्म की जाती हैं? जस्ट फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन, दिमागी शांति के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट सम एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हैं? 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी हैव डिस्कस्ड. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज रहती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज रिलीजियस, पैरेंटल एंड सोशल सर्विसेज. हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी से मिलती है. हम कोई रिलीजियस वर्क करते हैं, मंदिर में जा रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटी हम परफॉर्म करें. पैरेंटल, एज अ पेरेंट वी आर वर्किंग, वी आर इन एज अ पेरेंट वी आर टीचिंग टू आवर स्टूडेंट्स, वी आर एज अ डॉक्टर treating to my child. So parental activities also provide psychological satisfaction. and social services. social मतलब सोसाइटी के लिए कुछ हम कर रहे हैं, हम चैरिटी दे रहे हैं और कोई हेल्प कर रहे हैं. that activities are part of non-economic activities. so these are some examples of economic and non-economic activities. so this is only a short explanation for your understanding this concept. This little much explanation is not to be written in the CBSE or any other exam. ये जो है वो notes नहीं है, just एक explanation है. अगर आपको इन topics के notes चाहिए, go to my Instagram channel Learn and Go with Priya. Follow my channels and get handwritten handmade notes. Next topic is characteristics of business. So there are some characteristics, or we can say that nature of business. First one is an economic activity. Business क्या है? Economic activity. Economic activity means business is to be done to earn profit. पैसों के लिए business जो है वो चलाया जाता है, business किया जाता है एक प्रॉफिट मोटिव के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए. सो दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम आवर प्रीवियस डिस्कशन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट और टू इन सम रिटर्न.
सो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है as it is undertaken with the objective of earning money, क्योंकि ये मनी को अर्न करने के पर्पस के लिए अंडरटेक किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन तो इट्स क्लियर कि प्रोड्यूस करना गुड्स, प्रोक्योरमेंट मीन्स कि गुड्स परचेज करना फॉर फर्दर सेल करने के लिए। गुड्स जब हम परचेज करते हैं मे बी एज अ रॉ मटेरियल, उसको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हम सेल करेंगे, तो प्रोक्योर करना, गुड्स फर्दर परचेज करके सेल करना। सो प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है दैट इज नेसेसरी इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश ही क्यों किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए एंड फर्दर एक्सचेंज के लिए। सो गुड्स जो हैं वो या तो कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स मीन जो डायरेक्टली कंज्यूम हो सकते हैं, ब्रेड कंज्यूमर गुड्स है, डायरेक्टली इसको कंज्यूम कर लेंगे। सो इन जो बिजनेस है वो कुछ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करता है, कुछ वो जो है इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करता है। इंडस्ट्रियल गुड्स मीन कि वो उसके नॉट अ फाइनल गुड, उसको फर्दर जो है इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करेगा और फाइनल उसकी जो है वो फिनिशिंग की जाएगी। सो या तो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं या इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट सर्विसेज क्या है, सर्विसेज भी कई तरह की हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ऑल दी सर्विसेज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो ये बिजनेस का कंसेप्ट है। थर्ड पॉइंट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। तो जो बिजनेस है उसमें सेल एंड परचेज किया जाता है, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर ह्यूमन नीड्स। दैट मीन्स if goods are produced, if the business is producing the goods for self consumption only। अगर कोई इंडस्ट्री है वो सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए, और वी कैन से दैट इफ अ फार्मर इज ग्रोइंग क्रॉप फॉर हिज सेल्फ कंजप्शन ओनली, तो वो बिजनेस नहीं होगा। अगर फार्मर जो है वो क्रॉप ग्रो कर रहा है उसको फर्दर मार्केट में सेल करने के लिए, दैट इज नोन एज अ बिजनेस। तो बिजनेस हम कब बोलेंगे, जब उसमें एक्सचेंज होगा, सेल एंड परचेज होगी गुड्स की फॉर ह्यूमन नीड्स, जब दूसरे बंदे की वो जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, दैट प्रोडक्ट, दैट एक्सचेंज इज नोन एज बिजनेस। फोर्थ वन इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस किसको बोला जाएगा, आज एक दिन के लिए मैंने अपनी नोटबुक आपको दे दी, आपने आपसे उसके पैसे ले लिए, तो दैट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस कब होगा, जब रेगुलर ट्रांजेक्शन हो रही है, टाइमली बेसिस पे, रोज कॉन्टिन्यूटी में जो है वो ट्रांजेक्शन हो रही है, सेल एंड परचेज हो रहा है, रेगुलरिटी है उसमें, देन इट शुड बी नोन एज अ बिजनेस। वो तब बिजनेस बोला जाएगा। अगर 2 दिन हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बीच में 10 डेज का गैप है, उसके बाद 20 डेज के बाद ट्रांजेक्शन हो रही है, सेल परचेज हो रहा है, दैट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस हमेशा रेगुलरिटी बेसिस पे होता है, कॉन्टिन्यूटी पे होता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट अर्निंग। तो बिजनेस का सबसे बड़ा मोटिव क्या है, प्रॉफिट। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया गया है लेकिन उसको प्रॉफिट मोटिव के लिए स्टार्ट नहीं किया गया, वी आर थिंकिंग कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, हम उसको गरीब बच्चों को बांटेंगे, ये गुड्स हम ये चीज़ प्रोड्यूस करें, कपड़े प्रोड्यूस करें, हमने लोअर कास्ट जो है वो बच्चों को या ओल्ड एज को या ओल्ड एज होम्स में या कहीं भी हम अनाथ आश्रम में ये चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ बिजनेस। कि गुड्स बन रहे हैं, प्रोड्यूस बन रहे हैं, दैट मीन्स अ बिजनेस। नो, देयर शुड बी अ प्रॉफिट मोटिव। गुड्स बन रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन उसको बेच के हमें प्रॉफिट भी अर्न करना है, उसको प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स द पर्पज शुड बी टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज नोन एज बिजनेस। प्रॉफिट अर्निंग जो है वो मोटिव होना चाहिए। नो प्रॉफिट मोटिव मीन्स नो बिजनेस, वो बिजनेस नहीं बोला जाएगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क और रिटर्न। तो बिजनेस जो है
हमेशा उसमें हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिजनेस अनसर्टेन है, फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, तो फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, क्या ट्रेंड चेंज होगा, क्या चेंजेस आएंगे मार्केट में, क्या इकोनॉमिक, क्या पॉलिटिकल, क्या सोशल कंडीशंस होंगी, बिजनेस फ्लॉरिश करेगा या नहीं करेगा। तो बिजनेस में हर टाइम पे प्रॉफिट के चांसेस नहीं रहते हैं। देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ लॉस ऑल्सो, सो देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ रिस्क, or we can say certainty of return, or we can say that there is a risk of loss also. So these are some important characteristics or nature of a business that define the business कि ये सब चीजें होंगी, then we can say that it is a business। इन चीजों के अलावा अगर कोई भी कंसेप्ट एडेड नहीं हो रहा है तो हम उस चीज को बिजनेस नहीं मानेंगे। The next topic is multiple objectives of business. Profit earning can't be the sole objective of the business. बिजनेस जो है एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पे स्टैंड नहीं हो सकता। बिजनेस के कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी तरफ भी बिजनेस को थोड़ा फोकस करके चलना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव मीन्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, आर द एंड गोल टुवर्ड विच बिजनेस हैज टू रन और बिजनेस हैज टू अचीव। तो ऑब्जेक्टिव एक एंड है जिसकी तरफ बिजनेस को जाना है, जो बिजनेस को अचीव करना है, एक टारगेट गिवन है। तो फर्स्ट वन इज मार्केट स्टैंडिंग। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है बिजनेस का, मार्केट में स्टैंड करना। बिजनेस जो है वो एक अकेली यूनिट नहीं है मार्केट में। डेफिनेटली एज वी नो इन द टुडे वेरी डेवलपिंग एरा बहुत सारी बिजनेस यूनिट जो हैं, एक ही चीज़ की अगर आप पेन की बात कर लो तो पेन के कितने सारे ब्रांड हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में। तो बिजनेस को अगर मार्केट में स्टैंड करना है तो उसको compete करके चलना पड़ता है। compete कैसे करेगा, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस सेटअप करेगा, अपने प्रोडक्ट के अलग अलग, जैसे प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्री गिफ्ट्स दे रहे हैं, अपनी मार्केटिंग जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट तरह के एडवर्टीजमेंट, डिफरेंट पैकिंग मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो है बिजनेस को फॉलो करनी पड़ती हैं कंपटीशन में को compete करने के लिए, अपने मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए स्टैंड करने के लिए। तो जब बिजनेस जो है मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में स्टैंड हो गया, एक बार compete कर लिया उसने बाकी कंपटीटर्स के साथ, अपनी गुडविल मेंटेन कर ली, अच्छी रेपुटेशन, इतनी अच्छी बिजनेस की रेपुटेशन होगी, उतनी ही ज़्यादा टर्म के लिए, उतनी ही ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग रन के लिए बिजनेस जो है वो मार्केट में स्टैंड कर पाएगा। तो मार्केट में स्टैंड करने के बाद इनोवेशन, फिर वो सोचेगा कि बिजनेस में मुझे कैसे इनोवेशन लेके आनी पड़ती है। इनोवेशन मीन्स न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू आइडियाज। बिजनेस में न्यू आइडियाज बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ बिजनेस जो है एक चीज़ को पकड़ के बैठेगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल नाउ अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो हमारे पास, अगर हम 10-15 साल पहले की बात करते हैं तो पहले हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, थोड़ी सी उनमें इम्प्रूवमेंट हुई, कलर्ड आए, बॉक्स टाइप, नाउ वी हैव एडवांस्ड एलईडीज। सो ये चीज़ें जो है मार्केट में एस्टेब्लिश, हर चीज़ में जो है वो डेवलपमेंट आती है, इनोवेशन आती है, टेक्नोलॉजी है जो वो चेंज होती रहती है डे बाय डे। सो वी हैव टू ग्रास्प the opportunities, we have to take the first mover advantage। तो हमें वो एडवांटेज लेना पड़ता है। एज ए बिजनेस वी हैव टू थिंक वेरी इनोवेटिवली, बहुत शार्प शूटर बनना पड़ता है हमें। अगर हम मार्केट में एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, स्टैंड करना चाहते हैं, तो हमें न्यू आइडियाज जो है वो डे बाय डे इनोवेट करने पड़ते हैं बिजनेस में। अब जब हमने आइडियाज बना लिए, देन विल थिंक अबाउट प्रोडक्टिविटी। अब हम प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचेंगे कि कैसे हमें अपने गुड्स को, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसको बेस्ट एंड एफिशिएंटली यूज़ करना है। रिसोर्सेज को कैसे हमें बेटरली यूज़ करना है, हमें कैसे बेटर प्रोडक्ट बनाने हैं, कम रेंज में, कम कॉस्ट में हमें बेटर मटेरियल प्रोवाइड करना है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। फिर हम सोचेंगे प्रोडक्टिविटी के बाद कि फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास जो है वो बेस्ट रिसोर्सेज होने चाहिए। बेस्ट क्वालिटी कैसे बनेगी, जब बेस्ट मटेरियल अवेलेबल होगा, बेस्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तो बेस्ट फिनिश गुड्स प्रिपेयर होंगे। तो फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल
फिजिकल रिसोर्सेज वी कैन से दैट हमारे पास लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग्स, एसेट्स, सब चीज़ें जो है उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। और इवन ह्यूमन रिसोर्सेज आर द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब ये सब चीज़ें मेंटेन करनी है, एसेट्स मेंटेन करनी है, प्लांट मशीनरी, तो हमें टाइम टू टाइम जो है वो पैसा भी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए। तो हमारे पास हमें कैसे फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना है। देन विल थिंक अबाउट अर्निंग प्रॉफिट, उस पर हम सोचेंगे कि हमें कैसे प्रॉफिट अर्न करना है। डेफिनेटली अर्निंग प्रॉफिट इज द बेस्ट एंड very important motive of any business organization. Without profit a business cannot be flourished, business cannot think of to run for even a day. तो अगर बिजनेस में लॉसेज होते जा रहे हैं डेफिनेटली वो कुछ टाइम के बाद जो है वो बंद होने के चांसेस उसके हो जाएंगे। तो अगर बिजनेस को लॉन्ग रन में मूव करना है, स्टैंड करना है मार्केट में लॉन्ग रन के लिए, तो उसको प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। प्रॉफिट अर्निंग इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देन हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया, फिर हमारा बिजनेस जिस मार्केट में, जिस सोसाइटी में एस्टैब्लिश है, जिस सोसाइटी में वो वर्क कर रहा है, उस सोसाइटी की तरफ भी जो है बिजनेस के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को बिजनेस कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो कई सारी टेक्नोलॉजीज, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो मार्केट से हमेशा जो रेजिडेंशियल एरिया उससे दूर ही बनाया जाता है ताकि सोसाइटी को कोई अफेक्ट ना हो। और जो एयर प्योरीफायर्स लगाए जाते हैं, जो वेस्ट है वो वाटर में डंप नहीं किया जाता ताकि इससे आसपास की सोसाइटी को कोई अफेक्ट ना हो। तो डेफिनेटली बिजनेस की सोसाइटी की तरफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि बिजनेस जो है रॉ मटेरियल सोसाइटी से लेगा, और इवन बिजनेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो प्रोवाइड करे सोसाइटी को। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑन विच बिजनेस हैज टू फोकस इफ बिजनेस want to run for the long period of time. Next topic is role of profit in the business. What is the role of profit in the business? Profit plays a very important role in the business. तो अभी हमने डिस्कस किया पीछे कि देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट जो है वो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, बट प्रॉफिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स अबाउट व्हाई द रोल ऑफ प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि प्रॉफिट के बिना जो है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता। उसको अगर मार्केट में लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करना है तो उसको डेफिनेटली सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो अपने एक्टिविटीज से, अपनी सेल और परचेज से अर्न करना पड़ता है। सो उसको अपने लॉन्ग रन में रहना है, मार्केट में लॉन्ग रन के लिए अगर सर्वाइव करना है, सो उसको क्या जो है वो करना पड़ेगा, क्या रोल है प्रॉफिट का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। सो फर्स्ट वन इज सर्वाइवल। इफ बिजनेस वांट टू सर्वाइव फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग रन के लिए अगर एक बिजनेस को, इवन अ बिजनेसमैन को अगर अपना लॉन्ग रन के लिए मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो अर्न करना पड़ेगा। बिजनेस जब एस्टेब्लिश किया जाता है उसके साथ सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बिजनेसमैन का भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट हो जाता है। बिजनेसमैन टोटली बिजनेस पे डिपेंड रहता है, इवन बिजनेसमैन की फैमिली टोटली बिजनेस पे डिपेंड रहती है। तो बिजनेस को तो सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर या उसकी फैमिली है, उसका भी जो सर्वाइवल है वो प्रॉफिट के बिना पॉसिबल नहीं है। सो प्रॉफिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसको अगर लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करना है तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो अर्न करना पड़ता है। सो प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ बिजनेस एंड बिजनेसमैन। बिजनेस और बिजनेसमैन की जितनी भी नीड्स हैं उसको कौन फुलफिल करता है, प्रॉफिट फुलफिल करता है। प्रॉफिट के बिना ये नीड्स को फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंड इज एक्सपेंशन एंड
ग्रोथ, अब अगर कोई बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है, अगर किसी बिजनेस के पास एक प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट है, वो 3 और 4 और 5 और 6 यूनिट्स बनाना चाहता है, मल्टीपल ब्रांचेस बनाना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, तो डेफिनेटली कैसे करेगा, उसको पैसों की जरूरत है। और पैसा कहाँ से आएगा, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट अर्न करेगा। सो रिटेन्ड प्रॉफिट इज बेस्ट फॉर एक्सपेंशन। तो अभी हम बोल सकते हैं कि रिटेन्ड प्रॉफिट जो है वो बेस्ट पार्ट होता है बिजनेस का। रिटेन्ड प्रॉफिट क्या रहता है, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करता है तो वो उस प्रॉफिट को मल्टीपल जो है वो स्टेक होल्डर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, बिकॉज बहुत सारी पार्टीज बिजनेस के साथ इन्वॉल्व रहती हैं। सप्लायर्स रहते हैं जिनसे हम गुड्स लेते हैं, उनको पैसा देना होता है, हमने लोन लिया है उनको पैसा देना है, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने हैं। तो सबकी डिवीजन करने के बाद जो एक अमाउंट बिजनेस रखता है सेपरेटली अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड और ग्रो करने के लिए, तो वो जो सेपरेट अमाउंट है प्रॉफिट में से रखा गया बिजनेस के लिए, बिजनेस के फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए, उसकी एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए, दैट इज रिटेन्ड प्रॉफिट। और वी कैन से दैट रिटेन्ड अर्निंग जो है बेस्ट सोर्स है एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि जो बाकी सोर्सेज हैं, अगर हम लोन लेंगे तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर हम किसी दूसरे पर्सन से भी लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने ही प्रॉफिट का पार्ट सेपरेट में रख रहे हैं, उसके लिए हमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है, ना ही वो हमारी लायबिलिटी, हमारे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई बर्डन नहीं है कि हमें वो अमाउंट पे करना है। वो एक सेफ अर्निंग है, एक रिटेन्ड प्रॉफिट है, वो बेस्ट है एक बिजनेस को उसके एक्सपेंशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, बिजनेस की एफिशिएंसी जो है या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो किससे देखी जाती है, उसके प्रॉफिट से। कोई भी बिजनेस के अंदर नहीं जाता है, कोई भी बिजनेस में जाके नहीं देखता उसके एम्प्लॉयज कैसे काम करें, कैसे वेल ड्रेस्ड है, 10 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करें, कोई नहीं देखता है। सिर्फ बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न करा है, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया, इस पे उसका जो है उसकी एफिशिएंसी देखी जाती है। मतलब जो बिजनेस है वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। डेफिनेटली उसकी अच्छी मार्केट में इमेज होगी तो ही वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा। तो अगर वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दैट मीन्स ये माना जाता है कि वो एक अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वेल सेटल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक बिजनेस के जो परफॉर्मेंस का इंडेक्स है वो कौन बताता है, प्रॉफिट। तो सक्सेस ऑफ बिजनेस कैन बी जज्ड बाय इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। जितना ज़्यादा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट अर्न करता है, माना जाता है कि वो उतना ही ज़्यादा बेटर, उतना ही ज़्यादा बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट वन इज रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। अब जब हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जब हमें रहता है, जब हमें ये पता चलता है कि उसका हमें रिटर्न मिलेगा। अब हम कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमें पता है कि अगर मैं अपनी बेस्ट दूंगी, अगर हम अपना बेस्ट करेंगे तो इसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो डेफिनेटली हम उसको बहुत ज़्यादा ईगरनेस, हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं वो काम करने के लिए। हमारी एबिलिटी बढ़ जाती है, हम बहुत डेडिकेटेडली वर्क करते हैं उसके लिए। सो दिस इज ऑल्सो कि अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है सो वो इस उम्मीद के साथ करता है, इस पॉजिटिव थॉट के साथ करता है कि उसको रिटर्न में जो है वो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सो इट्स अ रिवॉर्ड टू बेयर द रिस्क। हर बिजनेस जो है उसमें जो है अनसर्टेनिटीज रहती है, बिजनेस में रिस्क रहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट ही अर्न करेगा, लॉस के चांसेस भी हो सकते हैं। तो एज दे से दैट कि हायर रिस्क हायर प्रॉफिट। तो जितना ज़्यादा एक बिजनेस रिस्क लेगा उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसके प्रॉफिट के, और लोअर रिस्क लोअर प्रॉफिट। अगर कम रिस्क लेगा तो कम चांस रहते हैं प्रॉफिट के। सो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेसमैन है, वो इस डेडिकेशन के साथ काम करता है कि उसको क्या मिलेगा इन रिटर्न, प्रॉफिट मिलेगा। सो दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। इसलिए वो रिस्क बेयर करता है, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ काम करता है कि मुझे इन रिटर्न जो है वो कुछ मिलेगा, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। दैट्स व्हाई प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज हेल्प टू गिव रेप्यूटेशन और गुडविल। हमने डिस्कस किया पहले भी
कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जितनी अच्छी गुडविल होगी, जितनी अच्छी रेप्यूटेशन होगी मार्केट में, उतना ही ज़्यादा क्या माना जाएगा, उसको बेस्ट माना जाएगा। तो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो डेफिनेटली वो अपनी अच्छी इमेज बना रहा है मार्केट में। अब अगर हमें पता चले कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लैक्स में प्रॉफिट अर्न कर रहा है, करोड़ में प्रॉफिट, और डेफिनेटली हमारे माइंड में सेट किया है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे इनके, इनको बहुत प्रॉफिट आ रहा है, दैट मीन कि बहुत कंज्यूमर अट्रैक्ट कर रहा है। सो इट मीन्स कि वो अपना प्रॉफिट के बेसिस पे, अगर उसका प्रॉफिट अच्छा है तो उस बेसिस पे वो अपनी मार्केट में अच्छी गुडविल एस्टेब्लिश कर सकता है, रेप्यूटेशन अच्छी बना सकता है, जिससे उसको क्या हेल्प रहती है, लॉन्ग रन के लिए जो सर्वाइव करने में हेल्प रहती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकता है, मार्केट में ग्रो कर सकता है। सो दिस इज the last topic of this video, chapter 1 part 2. If you have any doubt regarding this whole video, regarding any topic of this video, you can pin a comment। और अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि मेरे से स्किप हो गया है या मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और दिस इज part 2 of chapter 1. Very soon I'll come with part 3 of chapter 1. Till then, stay tuned and like, share and comment and subscribe my channel for the new upcoming videos. Till then, take care, thank you and bye-bye.